दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द नर्नेस्ट हीट थ्योरम। तो नर्नेस्ट हीट थ्योरम क्या है, साइंटिस्ट डब्ल्यू नर्नेस्ट ने दी थी। नर्नेस्ट हीट थ्योरम स्टडी करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लेके चलेंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की थी। अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम इनटू T and variation of change in Gibbs free energy with temperature at constant pressure। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हमने प्रीवियस क्लास में डिराइव की थी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर हम ये कहें कि T है वो डिक्रीज होता जाए, अगर यानी कि अगर T है वो अप्रोक्सीमेटली अगर 0 केल्विन के आसपास हो या फिर 0 केल्विन तक हो अगर टेम्परेचर, या अब 0 केल्विन है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पुट दिस इक्वेशन इन दिस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। जैसे ही टी पुट करेंगे 0 तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल आ जाएगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट सिस्टम। साथ ही साइंटिस्ट डब्ल्यू नर्नेस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता गया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के साथ साथ जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो इंथैल्पी चेंज के इक्वल ही नहीं होगा बल्कि खुद भी डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि मैथमेटिकली अगर हम इसको ड्रॉ करें तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, अगर टेम्परेचर है यानी कि लिमिट है टेम्परेचर की, इफ़ टेम्परेचर टेंड्स टू अप्रोक्सीमेटली 0 यानी कि डिक्रीज़ होता जा रहा है कहाँ तक कि अप्रोक्सीमेटली 0 तक ही हो गया, इतना डिक्रीज़ हो गया कि लोवेस्ट वैल्यू 0 केल्विन तक चला गया है। उस टाइम पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में जो वेरिएशन आएगा, किस रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट। जो जितना गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही इंथैल्पी में चेंज आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। हेयर लिमिट टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन, चेंज इन इंथैल्पी वेरी करेगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो दोनों में ये ऑब्जर्व किया गया कि टेम्परेचर इक्वल तो होंगे और साथ ही साथ जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा ये टर्म क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और कितना डिक्रीज़ होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर है वो 0 केल्विन के अप्रोच करेगा उसी अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में और या फिर वेरिएशन इन एंथैल्पी चेंज, दैट इज़ ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। लेट कर लिया कि हायर टेम्परेचर जहाँ पे 0 से ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से, तो वैल्यू डेल्टा जी है उसकी वैल्यू इतनी है और डेल्टा एच है वो यहाँ है। ग्राफ है हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टली जो टेम्परेचर लेंगे एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हम यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग डेल्टा जी या फिर डेल्टा एच कंसिडर करेंगे। तो इस केस में जैसे डेल्टा जी मैंने हायर अमाउंट में ले लिया है और डेल्टा एच लोअर अमाउंट में ले लिया है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा यानी कि टुवार्ड्स 0 केल्विन, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच के, क्योंकि टी 0 होगा तो ये पूरी टर्म क्या है, एक तरह से 0 के इक्वल हो जाएगी, ये 0 के इक्वल होगी यहाँ पे। तो जैसे जैसे डेल्टा जी यहाँ हायर था यहाँ लोअर था, एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब ये एसिम्प्टोटिकली डिक्रीज़ करेंगे। और जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर 0 केल्विन होगा वहाँ डेल्टा जी है वो डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। अब हमने इस केस में डेल्टा जी को ही हायर क्यों दिखाया और डेल्टा एच को लोअर क्यों दिखाया, ये रिवर्स भी हो सकता है। हम डेल्टा एच को ऊपर दिखा सकते हैं, डेल्टा जी को बिलो दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से पता चलेगा कि डेल्टा जी हायर होगा किसी सिस्टम के लिए या डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। बट ये जो टर्म है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये टर्म पॉजिटिव हो तो वहाँ पे डेल्टा जी है वो क्या होगा, डेल्टा एच से हायर। अगर ये टर्म नेगेटिव हो तो वहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच में से कुछ टर्म माइनस होकर इसके इक्वल होगा, तो वहाँ पे डेल्टा जी है वो लोअर होगा, डेल्टा एच हायर। तो ये ग्राफ हमने जो दिखाया ये फिक्स नहीं है, रिवर्स भी हो सकता है, डेल्टा जी
डाउन एंड डेल्टा एच अबव हो सकता है या हायर वैल्यू हो सकती है डेल्टा एच की। सो ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नर्नेस्ट हीट थ्योरम अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ये रिजल्ट निकला है। डब्ल्यू नर्नेस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएशन ऑफ चेंज इन गिव्स फंक्शन विद टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। और ये क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था सिस्टम में। सो we assign this equation Nernst heat theorem as equation 1, this is equation 2, and also we studied the thermodynamics previous section according to Kirchhoff's law that the variation of change in enthalpy with respect to temperature at constant pressure will be equal to the change in specific heat. This is the equation number 3rd. तो अगर हम कंबाइन करके लिखें, अगर हम फर्स्ट और सेकंड से देखें, फर्स्ट और सेकंड्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट चेंज जो है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का वेरिएशन जो है टेम्परेचर के साथ, जैसे जैसे टेम्परेचर है वो जीरो को अप्रोच करेगा तो गिव्स चेंज में जो वेरिएशन है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो के अप्रोक्सीमेट। और जैसे इंथैल्पी चेंज का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ साथ वो जीरो है, जैसे टेम्परेचर की लिमिट 0 केल्विन है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम ये वैल्यू पुट करें गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का वेरिएशन में और इंथैल्पी चेंज के वेरिएशन में, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, वी कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिमिट टेम्परेचर अप्रोचेज टू 0 केल्विन और absolute 0 delta S, or we can say that the entropy change of the system is equal to 0. और we can also write that when the temperature approaches to 0, यानी कि एक तरह से लिमिट हो गई है टेम्परेचर पे, approaches to 0, then the change in specific heat of the system is 0. So this is another form of Nernst heat theorem. According to this, यानी कि 0 एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, 0, और एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे स्पेसिफिक हीट में चेंज है वो भी क्या आएगा, 0। तो ये नर्नेस्ट हीट थ्योरम है वो कहाँ एप्लीकेबल होगी। अब 0 केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पे गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो गैसेस के लिए नर्नेस्ट हीट थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही ये ऑब्जर्व किया गया कि लिक्विड के केस में भी ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही, नर्नेस्ट हीट थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। नर्नेस्ट हीट थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है। सो दिस इज़ द नर्नेस्ट हीट थ्योरम विच इज़ एप्लीकेबल टू ओनली सॉलिड्स। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नर्नेस्ट हीट थ्योरम का ही रिजल्ट है। अब जैसे हमने अभी बात की नर्नेस्ट हीट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे ही किसी सिस्टम की बात करें, अगर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन को रीच कर रहा है या 0 केल्विन तक पहुंच रहा है, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज कितना है, 0, और उस सिस्टम की स्पेसिफिक हीट में चेंज कितना है, 0। अगर हम इस रिजल्ट की बात करें, किसी एक सिस्टम की बात करें, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है या फिर 0 केल्विन पहुंच गया है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे उस किसी भी प्रोसेस की स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है उसमें चेंज है वो 0 है। अगर किसी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन की बात करें, जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में हो रहा है, किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ स्पेसिफिक हीट में कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा कि स्पेसिफिक हीट है वो प्रोडक्ट की कितनी है, और उसमें से हम कहते हैं कि माइनस स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्टेंट। जब हम चेंज निकालते हैं ड्यूरिंग ए रिएक्शन तो वो ऐसे ही निकालते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जब Cp जब 0 केल्विन टेम्परेचर है वहाँ पे चेंज है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट है वो प्रोडक्ट की है वो किसके इक्वल हो गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ रिएक्टेंट एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि जब टेम्परेचर है वो बिल्कुल लेस है, यानी कि 0 केल्विन को अप्रोच कर गया है, उस टाइम पे जहाँ पे जो भी सब्सटेंस है सबकी हीट कैपेसिटी
है वो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। हीट कैपेसिटी इक्वल हो गई है, और फॉर सिंपल जस्ट कन्विंस के लिए कितनी इक्वल हुई है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हीट कैपेसिटी इक्वल होने के साथ साथ हीट कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है। तो हमने जस्ट जनरलाइजेशन या कन्विंस के लिए ले लिया। हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी दैट लिमिट व्हेन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0 Kelvin, then the heat capacity of every substance will be 0. So this is another form of the Nernst heat theorem. अगर यही बात हम यहाँ एंट्रोपी चेंज के ऊपर लगाएं, यहाँ पे क्या है, अगर किसी रिएक्शंस की बात करें या किसी भी प्रोसेस की बात करें, सिंपली एंट्रोपी चेंज, प्रोडक्ट रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। जब 0 केल्विन टेम्परेचर है, यानी कि डेल्टा एस क्या है, 0, इसका मतलब उस पर्टिकुलर 0 केल्विन टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की एंट्रोपी है वो रिएक्टेंट की एंट्रोपी के इक्वल है। यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो भी, अगर किसी भी, ये तो हमने रिएक्शन की बात की है जहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट यानी कि सभी सब्सटेंस की एंट्रोपी है वो इक्वल हो गई है। ऐसे किसी भी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये जनरलाइजेशन निकला है कि जहाँ पे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो उस केस में हर एक सब्सटेंस की एंट्रोपी है उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इक्वल हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी हम लिख सकते हैं कि लिमिट temperature 0 Kelvin and the entropy of every substance is 0. So this is the generalization, or we can say that the another form of Nernst heat theorem, and इन्हीं लॉ को हम बोलते हैं, ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस केस में हमें पता है कि जब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से निकला है, ये जस्ट क्या है, जनरलाइजेशन है, कंक्लूजन है, और भी कैसे हम कह सकते हैं कि नर्नेस्ट हीट थ्योरम का ही रिजल्ट है। और नर्नेस्ट हीट थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल थी, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए एप्लीकेबल थी। तो यहाँ से अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो अब जितना डाटा हमने लिया है यहाँ पे, ये सॉलिड्स के लिए लिया है और जो 0 के इक्वल लिया है। अब यहाँ जनरलाइजेशन अगर हम बात करें, थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम किसी प्रोसेस की बात करें या सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स की एंट्रोपी है 0 केल्विन पे वो क्या होगी, इक्वल होगी जितने भी सॉलिड्स है। तो यहाँ इक्वल होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्टली वो 0 होगी। 0 उसी केस में होगी जहाँ पे सॉलिड है वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जहाँ पे परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है वहाँ पे 0 हो सकती है, हम कंफर्म नहीं हो सकते कि वहाँ पे 0 केल्विन पे एंट्रोपी है वो बिल्कुल 0 होगी, वो मे बी 0 हो सकती है। जस्ट फॉर कन्विंस हमने कॉमन वैल्यू लेनी है, हमें सेम वैल्यू लेनी है, इसलिए सिर्फ ईजी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए 0 असाइन कर दिए। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट the entropy of all perfectly crystalline solids may be taken as 0 at the absolute 0 temperature. Means जितने भी perfectly crystalline solids है उनकी value may be taken as, we can not say that is 100% or exactly 0 at absolute 0 temperature. Simply we can say that the entropy of all perfectly crystalline solid may be taken as 0 at absolute 0 temperature. या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे हर एक सब्सटेंस जो सॉलिड बिहेव कर रहा है, एवरी सब्सटेंस हैज़ ए फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है अगर वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है तो उसके लिए 0 होगी, बाकी अदर सॉलिड्स के लिए मे बी 0। क्लियर है? तो इन ब्रॉडर सेंस वी कैन डिफाइन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एवरी सब्सटेंस हैज़ फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी बट एट द एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी मे बिकम 0, बट इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इट बिकम 0। क्लियर है? यहाँ पे जो कुछ साइंटिस्ट है वो थर्ड इस स्टेटमेंट को थर्ड लॉ ऑफ थर्मो लॉ का नाम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सेकंड लॉ से भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट निकला, हम एनर्जी की बात फर्स्ट लॉ से है, फर्स्ट लॉ से एनर्जी कंटेंट का कंसेप्ट निकला, इंटरनल एनर्जी का, सेकंड लॉ से एंट्रोपी का कंसेप्ट इंक्लूड हुआ, लेकिन थर्ड लॉ से ऐसा कोई कंसेप्ट
नहीं डिस्कवर हो रहा है। थर्ड लॉ ने क्या किया है, जस्ट एंट्रोपी, एंट्रोपी का कंसेप्ट तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ था जहाँ सेकंड लॉ में। थर्ड लॉ ने क्या किया, जस्ट उस पर लिमिट लगा दी है कि 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका 0 होगा, बाकी सब सब्सटेंसेस है उनका ऑलमोस्ट इक्वल होगा। वो 0 हो भी सकता है और 0 से थोड़ा कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉमन वैल्यू, बट इक्वल होगा। तो थर्ड लॉ क्या है, जस्ट एक कंक्लूजन है नर्नेस्ट हीट थ्योरम का, इसने कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो वी कैन से दैट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट एक कंक्लूजन और द रिजल्ट ऑफ नर्नेस्ट हीट थ्योरम। इस लॉ का जो हम ये बात कर रहे हैं कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 0 केल्विन पे 0 होगा, इक्वल होगा, इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। बहुत बार, कई बार इस लॉ को वेरीफाई भी किया गया, बट हर बार इसके अगेंस्ट भी कोई प्रूफ नहीं निकला, इसलिए इस लॉ को वो ट्रू मान लिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्या है या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। थर्ड लॉ की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हमें किसी भी सिस्टम की किसी भी सिस्टम है, कोई भी एलिमेंट है या कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसको किसी भी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे भी हमें रिक्वायर हो उस टेम्परेचर पे हम उस एलिमेंट की या केमिकल कंपाउंड की एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ है वो कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ। इस लॉ से अगर हम बात करें फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की डेफिनेशन से स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी कैन बी गिवन एज the small amount of heat absorbed at particular temperature T। और हमें ये भी पता है कि हीट कैपेसिटी है Cp that will be equal to the heat change विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर यही वैल्यू यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन हीट, इट विल बी इक्वल टू सी पी इन टू डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम हेयर इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम डी क्यू की वैल्यू 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे सी पी डी टी बाय टी। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन है, ये क्या है, सिंपल एंट्रोपी, स्मॉल एंट्रोपी चेंज है। अगर हमें कंप्लीट एंट्रोपी चेंज निकालना है किसी सब्सटेंसेस का, अगर टेम्परेचर की लिमिट हमें दी हुई है कि टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से अप टू टी तक जा रहा है। जब टेम्परेचर है स्मॉल, इनिशियल टेम्परेचर है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, वो टी 0 है, और टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है, टी 0 से टी तक। तो इनिशियल टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी कितनी होगी, S0, और टी टेम्परेचर पे एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, ST। तो अगर हमें यहाँ से चेंजेस निकालना है, जब टेम्परेचर है वो T0 से T जा रहा है तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा, S0 से ST तक। तो टोटल हमें चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हेयर एंट्रोपी क्या हो जाएगा, S0 से ST किसके इक्वल होगा, CP dt बाय टी, और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है वो कितना हो जाएगा, T0 से T। इस इक्वेशन से अगर हम ds है सिंपल तो इसका क्या हो जाएगा, S, और फिर लिमिट लगाएंगे ST और S0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली ST माइनस S0, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर कितना लेके चल रहे हैं हम, एब्सोल्यूट 0, तो T0 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 केल्विन, 0 से T वो किसके इक्वल हो जाएगा, CP dt बाय T। यहाँ से अब हमें पता है S0 क्या है, एंट्रोपी, कब, जब टेम्परेचर, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर पे एंट्रोपी, जब इनिशियल टेम्परेचर पे एंट्रोपी, टेम्परेचर हम इनिशियल कितना ले रहे हैं, एब्सोल्यूट 0, और अभी हमने नर्नेस्ट हीट थ्योरम से अप्लाई किया था कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो एवरी सब्सटेंस की एंट्रोपी भी क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल में भी 0, तो यहाँ से S0 भी क्या होगा, 0, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ST है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट 0 से T, और यहाँ पे CP और dt बाय टी। dt बाई टी को मैं अनदर फॉर्म में भी यहाँ लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को 0 से t हेयर Cp, यहाँ इस फॉर्म को सिंपली भी लिख सकते हैं d ऑफ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ t। इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम t लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ t का क्या हो जाएगा, 1/t, और फिर t का dt, लेकिन यानी कि वापस यही टर्म, इसका मतलब dt बाई टी की फॉर्म ही है ये, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ t। तो असाइन दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें जब एंट्रोपी निकालनी है किसी भी सब्सटेंसेस की,
टी टेम्परेचर पे। तो टी टेम्परेचर पे निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशंस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 0 से T तक हर एक टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए। हीट कैपेसिटी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकाल ली है और उसको हम ग्राफ, ये इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो हम Cp का विद रिस्पेक्ट टू 1/T ग्राफ बनाएंगे या फिर हम Cp का log T के वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, जैसे Cp ले लिया है अलोंग वाई एक्सिस और log T है वो अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हमें इस इक्वेशन का फोर्थ का रिजल्ट निकालना है, यानी कि हमें किसी भी टेम्परेचर पे अगर एंट्रोपी निकालनी है तो 0 से T उस टेम्परेचर पे हमें हर एक पोजीशन पे Cp हीट कैपेसिटी की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे D ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ T चाहिए। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो क्या होगी, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे Cp और log ऑफ T के वर्सेस, और ग्राफ से जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास ग्राफ आएगा, जो कर्व आएगा, उस कर्व जैसे 0 से T टेम्परेचर तक, हम 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और 0 से जिस भी टेम्परेचर, जैसे हमें यहाँ इस टेम्परेचर तक चाहिए, तो इस टेम्परेचर तक जैसे मान लो पूरा ग्राफ आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, तो उस कर्व के अंडर जो भी एरिया होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ 0 से लेकर T टेम्परेचर तक जो कर्व आएगा और उसके अंडर जो एरिया होगा वही हमारे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की एंट्रोपी होगी T टेम्परेचर पे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें हर एक पॉइंट पे Cp की वैल्यू चाहिए, लेकिन Cp की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ 15 केल्विन तक तो ईजिली निकाल सकते हैं विद ग्रेट एक्यूरेसी, लेकिन 15 केल्विन से लेस अगर टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पे Cp की वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आती है, कुछ ना कुछ एरर आता है। तो अब हमने अगर वैल्यू निकालनी है, जैसे लेट कर लिया कि हमारे पास जो वैल्यू आई है अलोंग BC कर्व सिर्फ यहाँ तक आई है, ये टेम्परेचर हमारे पास T है और ये 0 केल्विन है, हमें चाहिए पूरा 0 से T तक, यहाँ 0 केल्विन है, और हमारे पास B ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर ले लिया मैंने कि T1, ये लोवेस्ट टेम्परेचर है T और 0 के बीच में, 0 से T केल्विन के बीच में, जहाँ पे हम Cp है वो एक्यूरेसी के साथ मेज़र कर सकते हैं। अब 0 से T1 के बीच में हम Cp है वो एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, T1 से T तक जो हमारे पास कर्व आया है जहाँ हमने Cp मेज़र कर लिया था अलग अलग टेम्परेचर पे और फिर ग्राफ प्लॉट किया विद रिस्पेक्ट टू log T, उसी ग्राफ को हमने जस्ट एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। तो ड्यूरिंग बाय एक्स्ट्रा प्लॉटेशन ऑफ ग्राफ से ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस एक्स्ट्रा प्लॉट वाले ग्राफ की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉट जो ग्राफ है वो साइंटिस्ट डीबे ने इक्वेशन दी थी, डीबे थर्ड लॉ क्या कहता है कि हीट कैपेसिटी निकालनी हो अगर सॉलिड की लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी है वो इक्वल होती है, यहाँ देखिए Cp है वो इक्वल होगी A और जो भी टेम्परेचर है लो टेम्परेचर T की पावर क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू डीबे थर्ड पावर ऑफ लो क्या कहता है, थर्ड पावर लो दैट हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर कैन बी गिवन एज Cp। जिस लो टेम्परेचर पे निकालना है Cp क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की थर्ड पावर के, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे A आ जाएगा और उस A को हम बोलेंगे इम्पेरिकल कांस्टेंट। तो हमारे पास 0 से T1 केल्विन तक जो हीट कैपेसिटी आएगी वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हमें टोटल जो एंट्रोपी निकालनी है, यहाँ जो 0 से T लिमिट थी, अब इस लिमिट को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इस लिमिट को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ST यानी कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो कैसे निकालेंगे, पहले हम बात करेंगे 0 केल्विन से T1 तक, यहाँ इस लिमिट तक 0 से T1, और 0 से T1 है वो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, सिंपल जो है Cp dt बाय T, प्लस में फिर लिमिट कहाँ से होगी, B से T तक, यानी कि T1 से लेकर T तक, सेम Cp dt बाय T। तो अब ये दोनों इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे, ST आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 0 से T1 Cp किसके इक्वल है, 0 से T1 Cp है वो इक्वल है AT क्यूब के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, ST क्या आ जाएगा, 0 से
T1 तक वैल्यू यहाँ पे, और Cp है वो किसके इक्वल है इस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डीबेस थर्ड पावर लो AT³ इंटू dt/t, प्लस में यहाँ पे T1 से जो T के इक्वल है वो क्या हो जाएगा, वो तो सेम रखो, T1 से हेयर T Cp dt/t। अब इस केस में अगर हम सोल्व करेंगे, T से एक पावर है वो कैंसिल हो जाएगा, A है कांस्टेंट वो आगे आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, T² बचेगा। T² का विद रिस्पेक्ट टू dt इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T³/3। T³/3 है और लिमिट क्या है 0 से T1, तो हमारे पास ये पूरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सिंपली T1³/A। तो यहाँ से ST वैल्यू क्या हो जाएगी, A बाहर T1³ डिवाइडेड बाय 3, और साथ में रिजल्ट है इंटीग्रेशन T1 से लेकर T तक Cp/T dt। सो दिस इज़ द अब्सोल्यूट एंट्रोपी। अब AT1 है, ये क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें Cp को हम लिख सकते हैं AT³। अगर T1 टेम्परेचर हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp क्या हो जाएगा AT1। अगर T2 टेम्परेचर है यानी कि Cp क्या हो जाएगा AT2³। तो यहाँ AT1³ है वो क्या हुआ है, मैं बोल सकती हूँ कि ये किसकी वैल्यू है, AT1³, ये हीट कैपेसिटी की है। कब, जब टेम्परेचर क्या होगा T1। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/3 ST की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 Cp कौन सा है, किस टेम्परेचर पे है, ये हीट कैपेसिटी एट T1 टेम्परेचर, प्लस में सेम रिजल्ट T1 से लेकर T इंटू Cp/T dt। सो दिस इज़ द एंट्रोपी है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। अगर T टेम्परेचर पे हमें निकालनी है तो T टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 1/3 ऑफ द हीट कैपेसिटी एट T1 टेम्परेचर, प्लस में फिर लिमिट T1 से T absolute temperature Cp/T dt। so this is the relation, और we can say that जिस भी हमें सॉलिड का सब्सटेंस की निकालनी है, जैसे सॉलिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिड्स की एब्सोल्यूट एंट्रोपी है वो एट एनी टेम्परेचर T वो क्या होगी, इस रिलेशन के इक्वल। अब ये जो रिलेशन आई है सॉलिड की 0 से T टेम्परेचर तक, 0 केल्विन से लेकर T टेम्परेचर तक, उसको हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान देने वाली है कि सॉलिड और किसी अनदर फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, सॉलिड में और कोई चेंज नहीं आ रहा है, जस्ट टेम्परेचर 0 से T हो रहा है। अगर सॉलिड खुद चेंज हो रहा हो, जैसे हो सकता है वो लिक्विड में चेंज हो रहा हो 0 से T केल्विन तक, हो सकता है वो गैस में भी चेंज हो रहा हो, या फिर हो सकता है उसमें कोई अदर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से वो दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो गया हो। तो अगर कोई अदर चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ हम टोटल एंट्रोपी चेंज है वो इस फॉर्मूले से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर टोटल एंट्रोपी चेंज है वो क्या आएगा, किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम एंट्रोपी निकालेंगे तो वो सारी एंट्रोपी को कंसिडर करेगा कि उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, सॉलिड है वो गैसियस फॉर्म में जा रहा है, या एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहा है, तो हर एक जो फेज़ की है एंट्रोपी वो कंसिडर होगी। तो अब हम बात करेंगे अगर सॉलिड में कोई और ट्रांजिशंस हो रही है, यानी कि इस 0 से T टेम्परेचर जिस पे हम बात कर रहे हैं, 0 केल्विन से T टेम्परेचर, या फिर किसी भी टेम्परेचर पे निकालनी है हमें, तो उस टेम्परेचर से पहले अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कोई और चेंजेस आ रहे हैं, उसके ट्रांजिशन में चेंजेस आ रहा है, तो वो उस एंट्रोपी को कैसे इफेक्ट करेगा। अब जैसे लेट कर लिया हमें अब तक तो जो थी सिर्फ सॉलिड की थी, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अगर हमें किसी लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस की एंट्रोपी निकालनी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे, तो अगर किसी भी लिक्विड या गैस की निकालनी है तो जिस टेम्परेचर पे भी हमें निकालनी है उस टेम्परेचर तक हमें लेके चलना है। हम कहाँ से लेके चलेंगे कि वो गैस या लिक्विड इनिशियली जब क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉइंट में था वहाँ से लेकर चलेंगे 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन से लेकर किसी भी टेम्परेचर पे निकालनी है तो हमें 0 केल्विन तो कंसिडर करना पड़ेगा, और 0 केल्विन पे है कोई भी सब्सटेंस वो एज ए सॉलिड ही एग्जिस्ट करेगा, गैस तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो कोई गैस अगर हम बात करें लेके चलें
कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है कोई गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रही है, और उस गैस का हमें एंट्रोपी निकालनी है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, किस पे? टी टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो गैस 0 केल्विन पे तो वो गैस की तरह बिहेव कर नहीं रही, 0 टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे वो किस तरह है? वो सॉलिड की तरह बिहेव कर रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऐसे नहीं है कि वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सॉलिड जैसे जैसे टी टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर है यहाँ पे, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड को हम मेल्ट करेंगे, टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेंगे। जैसे मेल्ट करेंगे तो सॉलिड टी 0 से लेकर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और उस मेल्ट होते हुए जैसे लेट कर लिया वो लिक्विड तक आते हुए फ्यूज़ होना या फिर मेल्ट होना, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं। टी एफ पॉइंट ऐसा आ गया जिस इतना टेम्परेचर आते ही सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। तो पहले हम निकालेंगे कि सॉलिड है उसको हीट किया हमने टी एफ तक, तब कितना एंट्रोपी चेंज आया। ठीक है, अब टी एफ पॉइंट टेम्परेचर रुक जाएगा, कंप्लीट सॉलिड है वो सारा फ्यूज़ हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे सॉलिड क्या हो रहा है? जस्ट फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो फेज ट्रांसफॉर्म के टाइम हम एंट्रोपी कैसे देते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फ्यूज हो रहा है या मेल्ट हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और वी कैन से दैट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस टेम्परेचर पे हो रहा है? इस फ्यूजन टेम्परेचर पे हो रहा है, तो डेल्टा एच एफ बाय टी एफ। उसके बाद जैसे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हमें किस पे निकालना है? हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। 25 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ तक आएगा, तो टी एफ से अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो लिक्विड क्या होगा? अब बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉयल होना शुरू होगा तो अप्रोक्सीमेटली टी एफ से ये टी बी तक पहुँचेगा। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वहाँ लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो टी एफ से टी बी तक पहुँचने में एंट्रोपी में कुछ ना कुछ चेंज आया। उसके बाद जैसे टी बी रीच कर गया, बॉइलिंग टेम्परेचर अक्वायर कर लिया, अब लिक्विड सारा टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा एक बार, और लिक्विड सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में। यानी कि टी बी ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड है वो क्या कर रहा है? फेज ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो टी बी टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग टेम्परेचर। उसके बाद हम गैस को टी बी से आगे फर्दर 25 डिग्री सेल्सियस, और हम बात करें अगर कहाँ तक? टी टेम्परेचर तक और हीट कर रहे हैं। तो टोटल जब हम किसी गैस या लिक्विड की निकालते हैं तो हम जैसे गैस की बात कर रहे हैं तो टोटल 4 स्टेप होंगे। जैसे 0 से टी केल्विन है तो 0 से वो पहले लिक्विड में आएगा, लिक्विड से फिर हीट करेंगे वो वेपराइज होगा, वेपर से गैसियस फॉर्म में, मान लो अभी भी टी तक नहीं पहुंचा तो हम फर्दर उस गैस को हीट करेंगे। तो टोटल 4 टर्म आएगी। टोटल एंट्रोपी है वो क्या होगा? इन सब एंट्रोपी का समीशन होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 0 से टी एफ, 0 से टी एफ जब पहुंचा जस्ट हीटिंग हो रही है। सिंपल हीटिंग में हम सिंपल नर्नेस्ट हीट थ्योरम से जो निकाला था थर्ड लॉ की एप्लीकेशन से वो यूज़ करेंगे, सी पी डी टी बाई टी टी। फिर क्या करेंगे? टी एफ से लेकर यहाँ पे टी एफ से लेकर सेकेंड एंट्रोपी चेंज आएगा टी एफ तक, क्योंकि टी एफ पॉइंट पे ही एट टी एफ यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है? जो लेटेंट हीट है वो कौन सा? फ्यूज़न का, यानी कि डेल्टा एच हीट ऑफ फ्यूज़न डिवाइडेड बाय टी एफ। सिंपली ये करेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे? टी एफ से लेकर फर्दर हीटिंग कहाँ तक हो रही है? टी एफ से लेकर टी बी तक। ये सिंपल हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नर्नेस्ट वाली सी पी डी टी बाय टी। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? एट बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो हम फिर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट बॉइलिंग टेम्परेचर टी बी। उसके बाद फर्दर हीट कर रहे हैं अगर हम कहाँ से कहाँ तक? टी बी से टी टेम्परेचर तक, टी बी से टी टेम्परेचर तक कर रहे हैं, देन सी पी हेयर डी टी बाय टी। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है जब कुछ एक्सप्रेशन है फॉर द एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी। तो इसमें चारों टर्म्स 4 इंक्लूड हो रही है, एक फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड दिस वन फोर्थ, एंड दिस वन हेयर फिफ्थ।
5 टर्म्स यूज़ हो रही है। अब इसी टोटल जनरल है, ये हम सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए ये जनरल टर्म निकाल सकते हैं। आप यहाँ से लेट करो कि अगर सब्सटेंस है वो सॉलिड हो टी टेम्परेचर पर, सिर्फ टी टेम्परेचर पर, यानी कि 0 से टी तक निकालना है हमें, और सब्सटेंस है वो सॉलिड है अगर 0 से टी तक टेम्परेचर तक, 0 से टी तक पूरा टेम्परेचर तक सॉलिड है। 0 से टी हमारे पास लिमिट है, 0 से टी लिमिट है, और सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, 0 पे भी सॉलिड पे है और टी टेम्परेचर पे भी सॉलिड है। तो उस केस में ये सारी टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, यूज़ नहीं हो जाएगी। सिर्फ क्या करेंगे, 0 से टी टेम्परेचर Cp dt/T, क्योंकि सॉलिड में उसमें ना तो कोई फ्यूज़न हो रहा है, कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ना वो बॉयल हो रहा है, ना वो मेल्ट हो रहा है। सॉलिड था, 0 पे भी, टी टेम्परेचर पे भी सॉलिड है, और हमें टी टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालनी है। तो सिंपल क्या होगा, लिमिट 0 से टी Cp dt/T, सिर्फ एक टर्म यूज़ होगी। अगर सब्सटेंस है वो लिक्विड है, टी टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो 0 पे तो क्या होगा, 0 केल्विन पे तो परफेक्टली सॉलिड ही एग्जिस्ट करता है। तो 0 केल्विन पे हम शुरू करेंगे, तो 0 से टी पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे 3 टर्म यूज़ होगी। कौन कौन सी देखो, क्योंकि वेपराइज तो वो हुआ ही नहीं, जस्ट पहले तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड के बाद वो आगे कहाँ जाएगा, हीट होगा। तो पहले सॉलिड को हमने हीट किया 0 से TF, ठीक है। हीटिंग के बाद उसमें फेस ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पे तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन की, और फिर हीटिंग के बाद उसको थर्ड आगे और टी टेम्परेचर पे मान लो वो बॉयल हो गया है, तो ये 3 टर्म है वो इंक्लूड होगी। सब्सटेंसेस गैस है, गैस की फॉर्म में तो फिर हम सारी फेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंसिडर करके चलेंगे। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि हम थर्ड लॉ के यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, हम किसी भी टेम्परेचर पे उसके एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस जनरल इक्वेशंस। क्लियर है? इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and the residual entropy. Thank you.